Hey guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra, and our today's topic for this tutorial is the preamble of the Constitution. I know it's a very interesting topic, और ये वीडियो especially मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के बना रही हूँ, those who are planning to give UGC NET exam or UPSC exam. So I'm going to be discussing about preamble pretty much in detail. So those who are the beginners to the law subjects, you may find it a little technical, but then eventually you may understand it. And if you find it very difficult, you can just let me know in the comment section. I'm going to make a simpler version of it also for the law students. But this is pretty much an advanced level for the NET aspirants and even for the UPSC ones. So the preamble of the Constitution. What is this actually? तो जब हमारा भारत का संविधान है, I'll show you. भारत का जो संविधान है, तो जब हम इसको when we open it, right after the index you see one pager, preamble to the Constitution. This is the preamble. ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं. So it starts with we the people of India having solemnly resolved to constitute India into socialist, sovereign, secular, democratic republic, all that. तो preamble of India का क्या relevance है as a topic, because you know it is something which is in the beginning of the supreme law of the country. So we have to understand कि preamble क्या कहता है, preamble में कितनी बार amendments हुई है, इसमें जो words लिखे गए हैं उनका क्या relevance है. तो प्रियम्बल के बारे में आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि अब तक प्रियम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट्स हुई है, कितनी बार उसका संशोधन हुआ है. सो इट हैज़ हैपेंड ओनली वंस टिल नाउ. तो जो अमेंडमेंट हुई थी दैट वाज द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. यू मे कीप ऑन जॉटिंग इट डाउन ऑल्सो. तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अमेंडेड ओनली वंस till now, and that amendment was called 42nd amendment of 1976. दूसरा क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि ये जो अमेंडमेंट है ये इफेक्ट में कब आई थी. सो दिस अमेंडमेंट ऑफ 1976 केम इनटू इफेक्ट ऑन, प्लीज राइट द डेट, इट्स 3rd January 1977. तो हमारे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए. कितनी बार अमेंड हुआ है, कब अमेंड हुआ था, और वो इफेक्ट में कब आया था. 4th चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस अमेंडमेंट से क्या चेंजेस हुए थे. सो देयर वर बेसिकली 3 वर्ड्स विच वर एडेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट. दोज 3 वर्ड्स आर, फर्स्ट it's secularism, second socialism, third integrity. So these are the 3 words which were added by virtue of this particular amendment, which were originally not there in the preamble. Okay, now moving ahead, I'm going to read out preambles for you so that you know along with we can discuss about different terms used in. So it begins by stating, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into. ये भी क्वेश्चन मैंने देखा यूपीएससी में आया हुआ है कि प्रियम्बल में अपने कंट्री को किस नाम से हम लोग एड्रेस करें. सो इज इट लाइक भारत, और इट्स इंडिया, और इट्स ब्रिटिश इंडिया, और यूनियन ऑफ इंडिया. सो यू नो इट द वर्ड यूज्ड इज इंडिया. ओके, नाउ कैसा भारत बनाना है हमें. फर्स्ट इनटू अ सॉवरेन. सॉवरेन को डिस्कस करते हैं. सॉवरेन का पहली बात तो मतलब क्या होता है. सॉवरेन मीन्स संप्रभु. अगर हम हिंदी में बात करें, सॉवरेन इज समथिंग विच इज़ द सुप्रीम पावर, जिसके ऊपर कोई और पावर नहीं है. सो लाइक इंडिया को हमें एक सॉवरेन बनाना था. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे वो उनका एक दृष्टिकोण था. अब हम इंडिया में अभी प्रेजेंट इंडिया में आते हैं, तो अभी क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द सॉवरेन. जैसे ऑस्टिन ने क्या कहा था, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय अ सैंक्शन. उसके हिसाब से क्या था, जो लॉ है वो सॉवरेन की कमांड है, मतलब सॉवरेन ऊपर है, उसके बाद लॉ आता है. क्वेश्चन ये है कि इंडिया में प्रेजेंटली हु इज़ द सॉवरेन. तो ये जो क्वेश्चन है इस पे हम बेसिकली 2 केस लॉज डिस्कस करेंगे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था कि कौन सॉवरेन इंडिया में है. द फर्स्ट केस इज ऑफ कोर्स द वेरी फेमस केसवानंदा भारती केस ऑफ 1973, जिसमें फर्स्ट टाइम 13 जज बेंच बैठा था, एंड द डिसीजन वाज गिवन बाय 7:6, 7 majority 6 minority. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सॉवरेनिटी इन इंडिया इज वेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, उसके बाद दोबारा ये सवाल उठा था कौन से केस में, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी. यू कैन राइट इट, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस MK गुप्ता ऑफ 1996. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो सॉवरेनिटी है इंडिया में वो वी द पीपल में वेस्टेड है. जो प्रियम्बल में लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन वी द पीपल. प्लीज राइट इट.
पर क्योंकि ये जो दोनों केसेस थे, जो पहला केस था केशवानंदा भारती, वो पुराना केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि जो सॉवरेनिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जो बाद वाला केस है लखनऊ डेवलपमेंट वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सॉवरेनिटी है दैट इज़ वी द पीपल। लेकिन अभी अगर हम प्रेजेंट लॉ की बात करें, सो इट इज़ द वन विच वॉज हेल्ड इन द केशवानंदा केस। वाई? बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड बाय द लार्जर बेंच। सो द प्रेजेंट पोजिशन इज हु इज़ द सॉवरेन इन योर कंट्री? इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम प्रियम्बल में आगे बढ़ते हैं और आगे और टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टर्म आई वुड लाइक टू डिस्कस इज सोशलिज्म। सोशलिज्म में ज़्यादा कुछ नहीं आता, यू शुड अंडरस्टैंड सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम इंडिया में एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह यूज़ करते हैं। सो जैसे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, इट वाज टोटली फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। द सेकेंड 5 ईयर प्लान दैट इंडिया हैड, इट्स ओनली फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो द गवर्नमेंट हैड रियलाइज, इवन Jawaharlal Nehru, so he said that we're going to adopt a mixed economy. So that is how we try to fulfill the ideal of socialism. Now the third word, that is secularism, which was also added by 42nd amendment. इस पे कुछ questions आते हैं. Let's try to understand कि secularism क्या है. Secularism के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, मेरी एक और वीडियो अपलोड हुई है ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. So there I tried to explain the concept of secularism as manifested in the constitution. तो अगर हम इससे रिलेटेड प्रोविजंस की बात करें, सो आर्टिकल 25 to 30 which talks about 25 to 28 talks about fundamental right to freedom of religion, and articles 29 and 30 talks about the cultural and educational rights of the minorities. तो इन 5 जो अनुच्छेद हैं उसमें सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेड है, पर एज सच व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म वो कहीं डिफाइंड नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Here also I'll discuss with you 2 important case laws which are important for your exam purpose, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म को डिफाइन करने की कोशिश की थी for the first time. So the first case here is the very important S.R. Bommai case. You may write it down, S.R. Bommai versus Union of India. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है as enshrined in the preamble to the constitution, it is a basic structure. Now you understand what is basic structure. डिटेल में करेंगे. I'm going to upload a new video also very soon wherein I'll discuss basic structure in detail. तो SR बॉम्बे आपको केस पता होना चाहिए. लास्ट ईयर UGC नेट का एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था कि इसमें से कौन से केस में फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ये बोला गया था. तो आपको प्लीज़ आप लिख लीजिए कि SR बॉम्बे के केस में फेडरलिज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ये बात भी बोली गई थी. सो बेसिकली सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म दे बोथ वर हेल्ड टू बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन SR बॉम्बे केस. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से क्या होगा, इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. नाउ द सेकेंड केस wherein Supreme Court tried to explain what is secularism was the case of Aruna Roy versus Union of India. It's a very famous case. तो इस केस में बेसिकली जो NCERT की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में. उसके हिसाब से स्कूल्स में ऐसे चैप्टर्स कुछ इंट्रोड्यूस थे जो कि बच्चों को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. तो कोर्ट में ये चैलेंज किया गया था कि आर्टिकल 28(1) में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो एडेड या अनएडेड हो स्टेट से, दे कैन नॉट गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. तो इस पर्टिकुलर केस में इट वॉज अ सिंगल जज बेंच, इट वॉज जस्टिस धर्माधिकारी. सो ही ट्राइड टू मार्क अ डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज़ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आर्टिकल 28(1) में लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज़ रिलीजियस एजुकेशन. आर्टिकल 28(1) में है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा कि आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हो. तो कोर्ट ने ये बताया था कि जब आप किसी धर्म के बारे में बच्चों को सिखा रहे हो, अपनी NCERT की बुक्स में कुछ कंटेंट ऐसा डाल रहे हो जो स्ट्रिक्टली उस रिलीजन्स के डॉगमास की बात करता है, उसके रिचुअल्स की बात करता है, तो वो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जिसके लिए आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अटेंड करें. लेकिन अगर आप धर्म को बहुत ही वाइडली इंटरप्रेट कर रहे हो और आप बच्चों को रिलीजन के बारे में एजुकेशन दे रहे हो, उसमें जस्टिस ऑल्सो ट्राइड टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ हिंदू धर्म, देन ही ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज इट्स अ मैटर ऑफ राइटियसनेस. तो अगर आप ऐसी शिक्षा दे रहे हो कि हमारे गुरु नानक देव जी ने क्या बोला था, ट्रूथ, लव और बड़ों की हमें आदर करना चाहिए, तो इस प्रकार के अगर आप प्रिंसिपल्स कराने की कोशिश, बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, कबीर के दोहे एक्सप्लेन कर रहे हो, गुरु नानक देव जी के आइडियल समझा रहे हो, तो वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, दैट विल बी रिलीजियस एजुकेशन. और अगर आप ऐसी एजुकेशन बच्चों को दे रहे हो, दैट इज़ नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. And it also upheld the fact that secularism is a basic structure. So these are the 2 important cases on secularism. Now
Now the next principle as given under the preamble is democratic. Now let's try to understand कि democratic के क्या क्या principles constitution में दिए गए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं. So एक पर्टिकुलर सबसे पहला इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वर्ड डेमोक्रेसी प्रियम्बल में लिखा गया है इट इज़ ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर. तो अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून लेकर आता है या संविधान में कोई भी ऐसी अमेंडमेंट लेकर आता है जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है या इसको देयर सम इन्फ्रैक्शन whatsoever on the principle of democracy, so that is not allowed. पहला वो जो केस था that was इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण. आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस केस. तो जहाँ पे इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 329A इंसर्ट किया था एंड अमंगस्ट ऑल दोज क्लॉसेज देयर वाज वन प्रोविजन दैट वाज अंडर क्लॉज 5 दैट नोबडी कैन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर of the country in any court, so no court will have the jurisdiction. So basically even the power of judicial review of the constitutional courts, it was ousted by virtue of that amendment. तो इस केस में कोर्ट ने ये बोला था जो आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. दैट इज़ वन. दूसरी चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए कि इस केस में कोर्ट ने ये भी बोल दिया था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है. अब ये रूल ऑफ लॉ क्या है, इस पर भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है. तो रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल में मैनिफेस्टेड है? आर्टिकल 14 में. आर्टिकल 14 क्या कहता है? हर कोई कानून की नज़रों में बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो इसी में ये जो कॉन्सेप्ट है A.V. डाइसी ने जो दिया था रूल ऑफ लॉ वो आर्टिकल 14 में मैनिफेस्टेड है. और इंदिरा गांधी केस में बोला था कि डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ दे बोथ आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस दे आर बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. अब हम ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो हम थोड़े से कुछ प्रोविजंस देखते हैं जो कि संविधान में लिखे हैं जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं इन्हांस करते हैं. एज आई टोल्ड यू, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद यू प्रियम्बल इन अ वेरी वाइडर सेंस एंड इन अ वेरी एडवांस्ड मैनर ऑल्सो, बिकॉज दिस इज वीडियो डेडिकेटेड टू द वंस हु आर गोइंग टू अपेयर इन UPSC और UGC नेट एग्जाम. तो डेमोक्रेसी बेसिकली मतलब क्या होता है? वेर इन यू हैव द राइट टू वोट, यू कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शंस. इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए. तो दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी. तो इसके बारे में संविधान में कहाँ दिया हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि इलेक्शन को सुप्रिटेंड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट कमीशन का गठन होगा विच इज़ कॉल्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो द आर्टिकल इज आर्टिकल 324 विच सेज दैट there shall be a commission to superintend, regulate and control every matter related to the election. अब आपको इलेक्शन कमीशन का ये आपको प्रोविजन पता होना चाहिए. बट एक क्वेश्चन और आता है जो पहले आया भी हुआ है. द क्वेश्चन सेज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस को आपकी कंट्री में सुपरिंटेंड, कंट्रोल और रेगुलेट करता है. किस किस के इलेक्शंस को करता है? वन, ऑफ कोर्स the parliament which includes both Lok Sabha and Rajya Sabha election, then president का election, then vice president का election and then the state legislature election. ठीक है. स्टेट लेजिस्लेचर में बेसिकली असेंबली का, लेकिन अगर किसी स्टेट में अपर हाउस भी है तो उसका इलेक्शन भी जो होगा दैट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो presidents, vice presidents, Lok Sabha, Rajya Sabha, which is the parliament, and the state legislature election, all these elections are being looked after by the election commission of India. अब इसी आर्टिकल में ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंट जो इलेक्शन कमीशन का जो गठन करेगा उसमें जो उसका हेड होगा द पर्सन विल बी कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. उसको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स का भी गठन कर सकता है. सो देयर कैन बी CEC, देयर विल बी अ CEC इन फैक्ट, एंड देन ECs. उसके अलावा जब इलेक्शन का ऑलरेडी स्टेटमेंट निकल गया कि नाउ देयर इज गोइंग टू बी इलेक्शंस इन द कंट्री और इन द स्टेट, तब प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि और ऑफिसर्स की ज़रूरत है तो कुछ रीजनल कमिश्नर्स का भी चुनाव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट. सो दिस इज़ द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 324. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग वोट करते हैं ना, हु ऑल कैन वोट, और ये जो वोटिंग का आपका राइट है ये कौन सा राइट है? इस पर क्वेश्चन आया हुआ है पहले. क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका मॉरल राइट है या आपका लीगल राइट है? सो द आंसर इज इट्स अ लीगल राइट. फंडामेंटल राइट अगर आपके पार्ट 3 में दिया हो, पार्ट 3 में तो नहीं दिया हुआ. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर इसका हक कि आपको वोट देने का हक है संविधान में दिया हुआ है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा दैट इट इज़ योर राइट टू गिव वोट. कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है. सो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 320
या इट merely says आर्टिकल 326 की जो भी इलेक्शंस होंगे, जनरल इलेक्शंस होंगे या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे, उसमें वोटिंग का जो प्रिंसिपल है वो अडल्ट सफरेज होगा. बाकी उसमें वोटिंग आपका एक फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कहीं नहीं लिखा. ठीक है, तो जो वोटिंग का जो आपका राइट है, इट इज़ अ स्टैचूटरी राइट, इट इज़ अ लीगल राइट. लीगल राइट क्या होता है? जो आपको किसी भी और कानून के तहत दिए गए हैं. स्टैचूटरी भी बोलते हैं क्योंकि कानून को हम स्टैचूट्स भी बोलते हैं, एक्ट भी बोलते हैं. तो कौन से एक्ट में दिया हुआ राइट टू वोट? इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, RPA एक्ट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू शुड नो. अब कौन कौन वोट कर सकता है? वोटिंग एज क्या है? तो वोटिंग एज जो है, पहले इट यूज टू बी 18 ईयर्स, उसके बाद वो बढ़ा के 21 कर दी गई है. तो उसकी जो अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यू मे राइट इट डाउन. सो इट वाज द 61st अमेंडमेंट that had happened in 1988. So yeah, it was like 1 year before even I was born. Yeah, so 1988 में 61st अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज को बढ़ा के 21 कर दिया गया था. पहले इट यूज टू बी 18. ओके, ना ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स ऑन डेमोक्रेसी. नाउ द नेक्स्ट इज रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? सो वी वांट टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. अब हम रिपब्लिक कर रहे हैं. लास्ट रिपब्लिक का मतलब होता है कोई भी स्टेट जिसका जो हेड होता है उसको लोग चुनते हैं. तो हमारी कंट्री में जो हमारा हेड है, जो नॉमिनल हेड है, वो प्रेसिडेंट है. तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली तो पीपल ऑफ इंडिया नहीं करते, बट हाँ इनडायरेक्टली ज़रूर हम लोग करते हैं. कैसे करते हैं? बाय सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. अब वो सिस्टम क्या है वो वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर. सो दैट वेज येस वी आर अ रिपब्लिकन कंट्री. अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन के पेपर में आ सकता है, जैसे हमारा रिपब्लिक प्रेसिडेंट, तो क्या इंडिया में प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हो सकता है? सो इफ़ यू कैन थिंक अबाउट एनी प्रेसिडेंट हु गॉट री इलेक्टेड, इट वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद. सो ही सर्व्ड as the president twice. It means it's very apparent that yes, the president of India can be re-elected. but वो कौन सा प्रावधान है संविधान में? प्लीज़ लिख लीजिए, इट्स आर्टिकल 57 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर एक और सब्जेक्ट है UGC नेट में, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो अगर हम US की बात करें तो US में देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस इज़ व्हाट यू शुड नो. नाउ कमिंग बैक टू द रिपब्लिक पार्ट, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए. जैसे हम रिपब्लिकन बोल रहे हैं कि एक हर स्टेट का जो एक हेड होता है, तो जब हम स्टेट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेट का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट राज्य, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, इंडिया एज अ होल, राइट. तो पूरे कंट्री में जो आपका रिपब्लिकन हेड है वो प्रेसिडेंट है. सिमिलरली हर एक स्टेट में आपका रिपब्लिकन हेड कौन हो गया? गवर्नमेंट हो गया, सॉरी गवर्नर हो गया. अब आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि आपका जो ये प्रेसिडेंट है इसका चुनाव कैसे होता है. बिकॉज इस प्रीएम्बल में आई ट्राई टू cover different provisions also of the constitution, because we at this stage we cannot afford to study different parts separately and individually. No, everything is interconnected. So preamble is something which you can connect with anything and everything within the constitution. Preamble basically hai kya? It is telling you about the ideals, the principles, the objectives of the constitution, the whole provision of the constitution. So that is what I'm trying to relate. So coming back to the point, republican head हो गया हमारा president, स्टेट्स में कौन हो गया? गवर्नर हो गया. अब हम देखते हैं कि इसका इलेक्शन कैसे होता है. इस पर क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है. इनफैक्ट जो अभी जो फ़िलहाल UGC नेट की वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट दिया गया है उसमें क्वेश्चन भी ऑलरेडी मेंशन्ड है कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है. देन यू शुड नो द सिस्टम इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्लीज़ राइट इट डाउन, इट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. और इसमें जो वोट होता है दैट इज़ कॉल्ड अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. And we follow secret ballot paper here. So it's proportional representation is the system, and then secret ballot paper, and everyone has one single transferable vote. ये जो concept है हमारा, ये जो पूरा procedure है election of the president का, ये हमने कहाँ से adopt किया है? We have adopted this from the US constitution. Okay. अब ये जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जो हम कह रहे हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, तो ये वोट करता कौन है एग्जैक्टली? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. तो जितने भी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और जितने भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे हैव द राइट टू वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड इलेक्टेड बिकॉज कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं लोकसभा में जिनके पास राइट नहीं होता वोट का. सो इलेक्टेड मेंबर्स
So you have to remember this, that elected member लोक सभा के, similarly स्टेट लेजिस्लेचर में जो असेंबलीज होती हैं उनमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये दोनों ही वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए. अब इसमें थोड़ा सा हम और जान लेते हैं. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, तो इसके अलावा कौन से मेंबर्स होते हैं? उसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं. और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, चाहे वो राज्यसभा में हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज में हो, लेजिस्लेचर में हो, दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट. ठीक है, तो चलो जान लेते हैं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड आई एम ट्राइंग टू कवर दैट टॉपिक ऑल्सो विद इन द प्रीएम्बल, कि वो कौन लोग हैं जिनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट के द्वारा होता है. पहले हम वो दो कैटेगरी करेंगे. जो वैसे प्रेसिडेंट अगर वो इलेक्टेड होते तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे वोट कर सकते. पहला क्या है, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर जैसे प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, तो उसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो नहीं करते. सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वोट कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं कर सकते. तीसरा, कुछ मेंबर्स राज्यसभा के भी होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन कोई भी राज्यसभा का मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं करेगा. अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जिनका नॉमिनेशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. सबसे पहले तो हो गया राज्यसभा में. अभी रिसेंटली देयर वाज अ कंट्रोवर्सी आल्सो ऑफ चीफ जस्टिस गोगोई का जो अपॉइंटमेंट हुआ है राज्यसभा में. सो ही वाज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. सो यू शुड नो कि राज्यसभा में 12 सीटें होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है मेंबर्स को. वो मेंबर्स कौन हो सकते हैं? दे कैन बी पीपल हु हैव आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस. तो इन कैटेगरी में से नाम चुने जा सकते हैं लोगों के. वो तो हो गए 12 मेंबर्स जिनका नॉमिनेशन होता है. सेकेंड कैटेगरी इज आर्टिकल 331. आर्टिकल 331 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से कोई भी जो दो लोग एंग्लो इंडियंस हैं उनका प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि लोकसभा में दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. लेकिन इसमें आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लीजिए. यू कैन राइट इट 104th अमेंडमेंट. तो जो 104 अमेंडमेंट जो हुई है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या किया है, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन के प्रावधान को ही हटा दिया गया है. कैसे हटाया है? आर्टिकल 334 है जिसमें रिजर्वेशन ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल दिया गया है, दैट इज SCs, STs एंड एंग्लो इंडियंस. तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इन तीनों के एडवांसमेंट के लिए जो है प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं. तीनों को रिजर्वेशन मिली हुई है, बट आफ्टर 104th अमेंडमेंट एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया. और जो SCs, STs की रिजर्वेशन हम आर्टिकल 15 में और 16 में, 15 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और 16 में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देते हैं, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. ओके, सो दिस 2 सीट का जो थिंग हैज़ बिन डन अवे विद. सेकेंड कैटेगरी मैं आपको बता चुकी हूँ जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर है नॉमिनेट करने की, वो है राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स. और वो कौन होते हैं, क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड. थर्ड कैटेगरी है आर्टिकल 333 जिसमें एक मेंबर का नॉमिनेशन who belongs from Anglo-Indian community can be done by the governor. Okay, so as I told you, for the whole center the president is the republic, and for the states it is the governor. So with this we are done with all those 5 principles of preamble: sovereign, socialist, secular, democratic and republic. उसके बाद हमारे preamble में क्या लिखा हुआ है? जस्टिस. फिर जस्टिस के बाद लिखा है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो अब हम इकोनॉमिक जस्टिस को देखते हैं. जस्टिस के लिए तो वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोविजंस ना. इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो बात करते हैं? अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो द वर्ड इकोनॉमिक एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, वेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन डज इट फाइंड इट्स मेंशन? कैन यू थिंक ऑफ एनी? ओके, सो इट्स अंडर द DPSP, आर्टिकल 38 of the constitution. So it lays down fewer directive principles of state policy on the state, that the state shall try कि किसी भी कुछ हाथों में जो है accumulation of wealth नहीं होना चाहिए. State shall try to have a fair distribution of wealth and material resources, equal pay for equal work. तो इस टाइप की कुछ directives दिए गए हैं state को, which are having the objective of realizing the dream of economic justice in the country. So this is important again for UPSC as well as for the NET exam, that where in the constitution do you find provisions regarding economic justice? So it's preamble 1, second is article 38. Okay,
Then the next is political justice. So justice economic, social and political. Political justice is also important. इसके बारे में हम कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आ सकता है. कौन कौन से चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है, दैट वी हैव डन. व्हाट एल्स यू शुड नो हियर इज आर्टिकल 243A. ओके, एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है पेपर में पहले भी कि कौन सा इलेक्शन है, मतलब एक कैटेगरी दी हुई थी कि पंचायती राज का जो इलेक्शन है वो कौन कराता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल. सो इज इट द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर और द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So what is the correct answer? I have clearly told you, I have categorically told you that the Election Commission of India is responsible for those 4 elections: Parliament, which is Lok Sabha, Rajya Sabha, and then it is state legislature, and then president and vice president. Apart from this, within the state जो भी elections होते हैं, for instance पंचायत, it is done by the state legislature, so you should be very clear about it. इसमें हम 2 केस कर लेते हैं which are important, which are very important and they can come in your paper again. पूछा भी गया पहले. पहला केस is PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013. प्लीज़ राइट इट डाउन. इसमें फर्स्ट टाइम नोटा की बात की गई थी. तो जो हमारा राइट टू वोट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला राइट टू वोट ऑल्सो इंक्लूड्स योर राइट नॉट टू वोट. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटा, नन ऑफ द अबव. तो हम इलेक्शंस के दौरान वोट करने जाते हैं, नाउ वी हैव अनदर बटन विच इज़ एट द बॉटम विच सेज नन ऑफ द अबव. इट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द कैंडिडेट्स as who are contesting, so you can press the button nota. So nota concept came up in this. The second one is Sahilesh Manubhai versus Election Commission of India 2018. You can write it. इस केस में ये बोला था कि जो नोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो राज्यसभा के इलेक्शन के टाइम पे मान्य नहीं है. तो जब राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे होंगे तो उस वक्त कोई भी नोटा के बटन को नहीं दबाएगा. दैट आई डोंट नो कि उसमें नोटा का ऑप्शन होता है नहीं होता, बट एज पर दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द नोटा ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ इलेक्शंस टू द राज्यसभा. ओके, इसके अलावा व्हाट एल्स यू शुड नो, द वर्ड इंटेग्रिटी इन द प्रीएम्बल्स. एज आई टोल्ड यू, इंटेग्रिटी वाज आल्सो एडेड बाय वर्च्यू ऑफ द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976. अब एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि जो वर्ड इंटेग्रिटी है ये कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में अपार्ट फ्रॉम द प्रीएम्बल. सो जस्ट गिव इट अ टाइम, जस्ट पॉन्डर ओवर. सो इफ यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग. ओके, लेट मी टेल यू. So the word integrity apart from the preamble find its mention under part 3 of the constitution in article 19. So 19 clause 2, which is the reasonable restriction on your fundamental freedom of speech and expression. तो जो आपका speech and expression का जो fundamental freedom है उसके ऊपर कुछ reasonable restrictions लगाई गई हैं 19(2) में. तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं जो कि भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के अगेंस्ट है, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी एंड देन इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन उसके अगेंस्ट है, इन सच अ केस your fundamental freedom of speech and expression can be curtailed, right? So this way the integrity word finds its mention as a reasonable restriction under article 19(2). अब इस पे थोड़ा सा और देख लेते हैं. just talk about IPC also a little bit. तो अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो जिससे आपके देश की इंटेग्रिटी खतरे में है तो सेक्शन 124A या 124A of IPC which talks about sedition charges, so that can be made applicable on you. So you can be booked under section 124A of IPC which talks about sedition. Sedition is when you pass any oral or written comment against the state which may lead into war and other things. अब इस पे कुछ केस कर लेते हैं प्रीएम्बल में जनरल. सो जो भी स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो भी रिलेटेड प्रोविजंस है मैं आपको बता दिया. आई डिड वट एवर होमवर्क आई कोड. नाउ देयर आर 2-3 more cases which you should know about the preamble generally. The first case which is very important, इसमें भी मैं आपके को कुछ लीगल प्रोविजंस और कवर करूँगी. द फर्स्ट केस इज री बेरूबेरी यूनियन. प्लीज़ राइट इट. इट्स RE री बेरूबेरी यूनियन ऑफ 1960. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. तो अगर
सी आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को पावर है संविधान को अमेंड करने की. तो अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है तो उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता. सो इट वाज सेड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट. बट ये भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बट प्रीएम्बल इज़ नॉनदलेस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल. तो कभी भी अगर संविधान के किसी भी प्रावधान को आप समझ नहीं पा रहे ढंग से, तो यू कैन ऑलवेज लुक बैक टू द प्रीएम्बल टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन केस ऑफ डाउट यू कैन ऑलवेज रिफर टू प्रीएम्बल. इससे ही मैं आपको एक टॉपिक और कराती हूँ. आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द केसेस री बेरूबेरी यूनियन. So what is this re? Because usually when we say any case name, it is always A versus B, right? So ये re क्या है? So this re is basically reference. तो कुछ matters of law या matter of fact, important question है, इस पे भी questions आए हुए हैं. तो matter of fact या matter of law पे अगर कुछ भी confusion है तो जो president है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र कर सकता है केस उसकी एडवाइस मांगने के लिए. सो इट्स अ रेफरेंस विच इज़ फाइल्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट आस्किंग फॉर इट्स एडवाइस ऑन व्हाट, ऑन मैटर ऑफ लॉ और मैटर ऑफ फैक्ट. दिस प्रोविजन इज गिवन अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, now keeping this aside, so the first case that we've discussed generally on preamble is re Beruberi Union, and the second case is of course the Keswananda Bharti case 1973, 13 judge bench, decision 7:6. इस केस में ये जस्टिस सीकरी की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस बताई थी उन्होंने, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द कोर्ट सेड दैट प्रीएम्बल इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स इट कैन बी अमेंडेड, अमेंड हो सकता है, तभी तो अमेंड हुआ. तभी मैंने आपको बताया कि एक बार इसमें अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुकी है. एक केस और है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC. इस केस में भी कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रीएम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर है तो पार्लियामेंट जो है पूरे संविधान को अमेंड कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता. So that's all about it. So the current position is that preamble is a part of the constitution, but since it is a basic structure, so it cannot be amended by the parliament. Okay, so we've tried to cover most of the topics. We tried to cover the election topic, the executive also, your right to vote. We touched upon RPA, touched upon IPC a little bit, and we tried to cover a lot of Supreme Court judgments also. So this is the strategy that I'm going to be adopting while discussing even more topics. So if you find it comfortable enough, do let me know. If you think that it's getting a little complicated for you, do let me know. I'm reiterating the fact that the standard of the content is made keeping in mind the aspiring UGC NET and UPSC students. So the law graduates might find it a little bit technical, and I can make a separate video for you. That's not a problem. So do comment accordingly. So thank you so much. Bye bye. Take care.